हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, जिसको आप कार्टून वाले क्वेश्चन कहते हैं। इसमें आपका मैप भी एक बन जाता है। मैं आपको वो मैप भी बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जिसको बच्चे इग्नोर कर देते हैं। आप सोचते हो कि क्या एक छोटे से क्वेश्चन के लिए हम पूरे कार्टून वाले क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। आपको ऐसा लगता है तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए। ये आपके एक तरह से फ्री के नंबर है। अगर आप इसको देख के समझ के जाओगे तो फ्री में आप इन नंबरों को ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इस वाली वीडियो को देखो, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इसको जरूर देखकर जाना है। पेपर से पहले कम से कम 2 बार इसको देख के जाना, कम से कम 2 बार। और कमेंट जरूर आपको करना है वीडियो में जाके, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्लास 11th के पोल साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उसको भी जरूर देखकर जाना, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट करा रखे हैं वो आपको याद करके जाने हैं। प्लेलिस्ट जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सभी बच्चे गलती करते हैं कि वो केवल पेपर से एक दिन पहले पढ़ने पे फोकस करते हैं। ऐसा मत करो। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं, उसको अच्छे तरीके से देखो, कम से कम 1 से 2 बार उसको देखो, समझिए उसको देखने के बाद, ठीक है। तब जाके आपके पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मिड टर्म के मार्क्स आपके जुड़ते हैं पेपर में, तो थोड़ी सी मेहनत करो, देखो उसको अच्छे तरीके से समझो और पेपर में करके आओ, ठीक है। अब बात करते हैं टेलीग्राम की। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है जाके क्लास 11 ESP। अगर आप ये सर्च करोगे आपको टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन करो। फाइल्स के ऑप्शन में जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर किसी चैप्टर की पीडीएफ नहीं है तो थोड़ा वेट करो, वो भी डाल देंगे, ठीक है। आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करो, यहाँ पे एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से आप मुझे सर्च कर सकते हो। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट हो स्टडी से रिलेटेड, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दो। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक पिक्चर है, आपको इसे बहुत ध्यान से देखना है और समझने की कोशिश करना है आपको कि ये क्या दर्शा रहा है, ठीक है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा यूरोप का संविधान, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत छोटा दिखाई दे रहा हो, आप किताब में देखना, यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप का संविधान। अब ये यूरोप के संविधान की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इतना तो अंदाजा हो गया कि ये जो पिक्चर है, ये जो कार्टून है, ये किस चीज से रिलेटेड है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यानी कुछ प्रश्न देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पूछा गया है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि यूरोपीय संघ ने कब एक साझा संविधान बनाने का प्रयास करा। यानी यूरोपीय संघ जो था, इसने साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था, लेकिन वो कब किया था। ऑप्शन में है 2000 में, 2002 में, 2009 में या फिर 2003 में। तो इसका सही आंसर होगा 2003 में इन्होंने अपना एक साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ ने जो साझा संविधान बनाने का प्रयास किया था उसमें वो सफल हुआ या फिर असफल हुआ, यानी पास हो गया या फेल हो गया। तो आप कहोगे असफल हुआ, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ किस प्रकार का संगठन है। ऑप्शन में है आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यूरोपीय संघ जब बना था ना, तो पहले तो ये एक आर्थिक संगठन की तरह काम करता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इसने अपने नेचर को, अपने प्रकृति को बदला और ये पूरी तरीके से एक राजनैतिक संगठन बन गया, ठीक है। तो अपना आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राजनैतिक संगठन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कार्टून आपके सामने या पिक्चर आपके सामने है, बहुत ध्यान से आपको देखना है। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत हिंट आपको यहीं से मिल जाती है। जैसे एक कुर्द हो गया, सुन्नी हो गया, सिया हो गया, ठीक है। यानी सिया, सुन्नी, कुर्द, इनके बीच में आपको संघर्ष दिखाई दे रहा है, यानी कि विवाद दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है बगदाद, यानी बगदाद मतलब इराक की बात चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब वे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए हैं, अब हम जल्दी ही संविधान बना लेंगे। तो यहां से हमको इतना पता लगा कि कहीं ना कहीं ये संविधान बनाने की बात चल रही है, ठीक है। हमें थोड़ा थोड़ा हिंट चाहिए होता है बस। अब देखो, ये कह रहा है मेरे पास कागज है तो संविधान मैं लिखूंगा, दूसरा कह रहा है कि मेरे पास कलम है तो संविधान मैं लिखूंगा, तीसरा कह रहा है मेरे पास इंक है तो संविधान मुझको लिखने दो। यानी यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि संविधान को बनाने के लिए लोगों के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है हमको, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यह चित्र किस घटना से रिलेटेड है। ऑप्शन में है इराक में सत्ता परिवर्तन, ईरान में सत्ता परिवर्तन, इजराइल में सत्ता परिवर्तन या लेबनान में सत्ता परिवर्तन। अब देखो, अगर आपने पिक्चर को बहुत ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे आपने बगदाद लिखा हुआ देखा था, यानी ये बगदाद की बात चल रही है। बगदाद कहाँ पे है भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये इराक में है, ठीक है। इराक की बात चल रही है, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस चित्र में
क्या दर्शाया जा रहा है? तो इसमें यह दर्शाया जा रहा है कि इराक में जो सद्दाम हुसैन थे, जब इनकी सत्ता, ठीक है, इनकी सरकार चली गई थी, तो उसके जाने के बाद संविधान की रचना, यानी जब इनकी सरकार चली गई तो वहां पे संविधान को बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें हमने ये देखा कि आपस में सिया सुन्नी कुर्द वगैरह जो यहाँ पे लोग रहते हैं वो आपस में लड़ रहे थे, ठीक है। तो ये तो हमारा ठीक है। नेक्स्ट है कि नए संविधान की रचना को लेकर विभिन्न समुदाय में संघर्ष, ये भी आपका ठीक है। विभिन्न समुदायों की अलग अलग मांगे, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर आपने इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखा हो, अगर इसमें आपने लोगों की ये बातें पढ़ने का प्रयास किया हो, तो आप आराम से समझ जाएंगे कि यहाँ पे संघर्ष दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इराक में सद्दाम हुसैन जो थे वो किस पद पे थे, यानी उनकी पोस्ट क्या थी वहां पे? क्या वो वहां पे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे, या प्रधानमंत्री यानी कि वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, या वहां पे राज्यपाल, या फिर न्यायाधीश थे? देखिए, राज्यपाल न्यायाधीश तो वो थे नहीं, ये तो पहले ही काट दो। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से कोई एक होगा, तो वो वहां पे क्या थे? प्रेसिडेंट थे, ठीक है। आप क्या कहोगे? यहाँ पे वो राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो, ये है इराक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इराक का संविधान है, संविधान की बुक है, ठीक है, संविधान मान लीजिए इसको। और किस पे खड़ा है? ये ताश के पत्तों का जो ढेर बना रखा है, या ताश के पत्तों का जो घर बना रखा है, उसके ऊपर इन्होंने संविधान रख रखा है। आपको, अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया होगा ना, तो आपको यहीं पे आंसर पता लग जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये चित्र किस देश के संविधान से संबंधित है? तो आप कहोगे इराक का जो संविधान था उससे संबंधित है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर इराक लिखा हुआ है, तो यहाँ तो हमें कुछ डाउट है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, चित्र में इराक के संविधान को ताश के ढेर जैसा क्यों दिखाया गया है? इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये संविधान, देखो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्लियर पता लग जाएगा। केवल दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ये संविधान बहुत मजबूत है, ठीक है। दूसरा, ये संविधान बहुत कमजोर है। तो आप सभी कह दोगे आराम से कि भाई ये संविधान बहुत कमजोर है, तभी उसको ताश के पत्तों के ढेर के रूप में दिखा रखा है कि वो कभी भी गिर जाता है, कभी भी गिर सकता है, ठीक है। तो यानी ये कमजोर है बहुत ज्यादा, ये बात आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या भारत का संविधान भी इराक के संविधान जैसा है? क्या अपना संविधान भी इनके जैसा है? तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं। यानी भारत का संविधान का जो आधार है वो मजबूत है, इराक के संविधान की तरह ताश के पत्तों पे हमारा संविधान नहीं टिका हुआ है, ठीक है। आगे देखो, भारत का संविधान विश्व के सफलतम संविधान में हमारे संविधान का नाम आता है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट है और यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो हमको दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी बी और सी दोनों। अब देखिए, मेरे पीछे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे नेहरू खड़े हैं, मान लीजिए बीच में मैं खड़ा हो जाता हूँ, नेहरू एक तरफ, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो आपको एक तरफ अलग विचारधारा के लोग दिख रहे हैं, एक तरफ दूसरी विचारधारा के लोग दिख रहे हैं। अगर आप दोनों तरफ के लोगों के कपड़ों को ध्यान से देखोगे, जैसे इन्होंने धोती कुर्ता टाइप का पहना हुआ है, जो भारतीय पोशाक दिख रही है। दूसरी तरफ आपको कोट पैंट में, सूट बूट में बैठे हुए लोग दिख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पश्चिमी पोशाक में, यानी पश्चिमी विचारधारा को दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब चलिए इसको समझते हैं आगे। क्वेश्चन, कार्टून में बीच में खड़ा व्यक्ति कौन है? तो वो नेहरू जी है, तो नेहरू जी हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि कार्टून में बाएं यानी लेफ्ट तरफ जो बैठे लोग हैं, ठीक है, उनके समूह की सांस्कृतिक विचारधारा क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाएं तरफ में आपको जो है वो पश्चिमी विचारधारा वाला दिखेंगे, ठीक है, यानी कि जो पश्चिमी, यानी जो बाहर की विचारधारा है, यूरोपियन विचारधारा है, वैसे लोग हैं। दूसरी तरफ आप आते हो तो दूसरी तरफ पूछा गया है कि दाहिनी तरफ कौन से है? तो वो भारत की विचारधारा वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? यहाँ पे भारतीय विचारधारा के लोग आपको दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये जो चित्र दिया गया है ये किनका चित्र है? तो ये सरदार जो हुकुम सिंह है, ठीक है, सरदार हुकुम सिंह जो है उनका ये चित्र है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान निर्माण में इनका क्या योगदान था? तो ये एक्टिव मेंबर थे, यानी ये सक्रिय सदस्य थे, ठीक है। संविधान को बनाने में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये अल्पसंख्यक जो लोग थे उनके क्या थे? रक्षक थे या विरोधी थे या निष्क्रिय? देखो, निष्क्रिय सदस्य तो है नहीं, हमने पहले ही पढ़ा एक्टिव मेंबर थे, तो उसको काट दो। दोनों भी नहीं हो सकते, ये या तो विरोधी हो सकते हैं या रक्षक हो सकते हैं। अब आपको सोचना है, तो आप कहोगे रक्षक थे, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितनी अफरा तफरी दिख रही है आपको, मेरे पीछे जो इमेज है इसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें अफरा तफरी का माहौल दिख रहा है। तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है चित्र में क्या दर्शाया गया है? चुनाव को आफत के रूप में दिखाया गया है या चुनाव को आसान काम के रूप में दिखाया गया है? देखो, आसान काम के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं,
आपको क्लियर पता लग रहा है? ना ये लोकसभा का दृश्य है, ना ही ये राज्यसभा का दृश्य है, यानी ये चुनाव का दृश्य है, लेकिन चुनाव को एक समस्या, एक आफत के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चित्र में चुनाव को एक समस्या के रूप में क्यों दिखाया गया है भाई? बताइए क्यों दिखाया गया है? आगे को ऑप्शन को पढ़ते हैं। क्योंकि चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए आसान काम नहीं था। बिल्कुल ठीक है, चुनाव करवाना चुनाव आयोग के लिए आसान कार्य है, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आसान थोड़ी था, आसान काम नहीं था। ए ऑप्शन तो हमारा ठीक है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। अगला पढ़ते हैं। उस समय ईवीएम मशीन का इस्तेमाल नहीं होता था, ये भी ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों। देखो, चुनाव जब पहली बार भारत में कराए जा रहे थे, ठीक है, तो वो चुनाव कराना बहुत मुश्किल था चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि नई वोटर लिस्ट बनानी थी, पूरे देश को सीमांकन करना था, आचार संहिता लागू करनी थी, ठीक है, और हजारों लोगों को ट्रेनिंग देनी थी ताकि वो चुनाव को करवा पाए। तो ये बहुत मुश्किल काम था। और उस समय में आज की तरह ईवीएम मशीन नहीं थी कि जाओ और बटन दबा दो आपका वोट हो गया, ऐसे नहीं होता था। प्रोसीजर बिल्कुल अलग था, जो कि बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो ए और सी आपका दोनों ठीक है इसमें, तो आप डी ऑप्शन को लगा दोगे। अगली इमेज को देखिए ध्यान से। ये देखो, ये नेहरू जी हो गए, वल्लभ भाई पटेल वगैरह हो गए इसमें। और यहाँ पे अगर आप बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, अगर आप किताब में देखोगे तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है जिसको जहां तक मैं पढ़ पा रहा हूँ ये अपोजिशन लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा धुंधला है लेकिन अपोजिशन लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो विपक्ष है, जो अपोजिशन है, ठीक है, कांग्रेस के अलावा जो विपक्ष है, क्योंकि कांग्रेस तो सत्ता पक्ष में है, ठीक है, तो विपक्ष को बहुत छोटा दिखाया गया है। तो आगे समझते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चित्र में क्या दर्शाया गया है? तो आप इसमें क्या बताओगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाई दे रहा है या विपक्ष का प्रभुत्व दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, पहला ऑप्शन ठीक है, कांग्रेस का प्रभुत्व दिखाई दे रहा है, यानी कांग्रेस का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। चित्र में विपक्ष का जो नेता है उसको बौना क्यों दिखाया गया है? क्योंकि कांग्रेस के सामने विपक्षी दल को कम वोट मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है, कांग्रेस जितने वोट किसी को नहीं मिलते। विपक्ष कुछ राज्य तक सीमित है, ये भी बिल्कुल ठीक है, सारे राज्यों में थोड़ी विपक्ष इतना मजबूत है। फिर विपक्ष को जन समर्थन ज्यादा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे लिखा हुआ है अडल्ट वोट, ठीक है, और नेहरू जी एक हाथ, मतलब अडल्ट वोट एक हाथी की तरह है, नेहरू जी उसकी पूंछ पकड़ के खींच रहे हैं। अब इसको अगर मैं हिंदी में आपको बताने की कोशिश करूं तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है कि चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो आप ए ऑप्शन को टिक कर दोगे। यहाँ पे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी वोटिंग की बात चल रही है, यहाँ पे मौलिक अधिकार की बात नहीं चल रही, संविधान की बात नहीं चल रही, ठीक है, तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को का जो ये चित्र है, इसमें हाथी के रूप में इसको क्यों दिखाया गया है? तो देखिए, क्योंकि यह अधिकार पश्चिम के देशों में नहीं था, बिल्कुल ठीक है, पश्चिम के देशों में ये चीज नहीं थी जो हमारे यहाँ पे थी। इसको लेकर पश्चिम के नेताओं को चुनाव असफल होने की आशंका थी, बिल्कुल, क्योंकि पश्चिम के नेताओं ने तो ये बोल दिया था कि ये चुनाव फेल हो जाएगा, किसी तरीके से सफल नहीं हो सकता है, ये सब कह दिया था, तो ये भी ठीक है। विदेशी जो पर्यवेक्षक थे यानी जो विदेशी एक्सपर्ट थे उन्होंने भी इसकी आलोचना करी थी, बिल्कुल ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आपके सामने देखो, यहाँ पे कोई नेताजी हैं, कुछ बातें चल रही है और उनके बीच में कोई ना कोई चिंता दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि चित्र में क्या दर्शाया गया है। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिया, सीधा आंसर लिख दिया है। चित्र में क्या दर्शाया गया है, तो इसमें चित्र में ये दिखाया गया है कि जो नेताजी होते हैं, तो नेताजी के मन में चुनाव आयोग को लेकर बहुत डर दिखाया गया है कि वो बहुत डरे हुए हैं। किससे? चुनाव आयोग से, क्योंकि चुनाव आयोग आचार संहिता जारी करता है, यानी जब चुनाव की डेट की घोषणा कर देता है चुनाव आयोग तो आचार संहिता लागू हो जाती है, जो एक विशेष प्रकार के रूल्स होते हैं, नियमावली होती है, ठीक है, नियम होते हैं जो कि नेताओं को फॉलो करने होते हैं, वरना नेता अगर इसको नहीं मानेंगे और फिर चुनाव आयोग उन पर सख्त एक्शन भी ले सकता है। ठीक है, इसलिए ये नेता डरे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चित्र में सबसे आगे कौन नजर आ रहा है? तो अगर आप देखोगे तो नेहरू जी सबसे आगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के कोई दो कारण बताओ। प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि असली जो शक्ति होती है हमारे यहाँ पे भारत में वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। फिर लोकसभा में जो सबसे बड़ा दल होता है, लोकसभा में जो बहुमत वाला दल होता है उसका नेता होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि किन्हीं दो नेताओं
को पहचाने, यानी पहचान कर उनका नाम लिखना है। तो अगर आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे तो आपको नेहरू जी दिख रहे हैं, नेहरू जी हो गए, मौलाना अबुल कलाम हो गए, राजकुमारी अमृता कौर हो गई, रफ़ी अहमद किदवई हो गए। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 3-4 नाम मैंने आपको बता दिए, आप इनमें से कोई 2 नाम यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखो। CM टू सीक ट्रस्ट वोट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब समझते हैं विश्वास मत से क्या अभिप्राय है। विश्वास मत का मतलब ये होता है कि हमें मतलब हमें नहीं, नेताओं को सदन में बहुमत दिखाना होता है कि उनके पास बहुमत है या नहीं है, इसको विश्वास मत कहा जाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व से क्या अभिप्राय है, यानी संसद के प्रति जो नेताओं की सामूहिक जिम्मेदारी होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्वास मत जीतने के बाद भी जो मुख्यमंत्री होता है, जो CM होता है, उसकी परेशानी समाप्त नहीं होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि मान लो विश्वास मत जीत गया तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई। मान लो जैसे कि दिल्ली है, ठीक है, एग्जांपल में देता हूं दिल्ली का, दिल्ली में 36 सीटें चाहिए विधानसभा में अपनी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए 36 सीटें हैं, किसी पार्टी के पास सरकार बना ली, कल को उसमें से एक विधायक भी टूट गया, चला गया, तो वो सरकार गिर जाएगी। तो वही चीज है कि यहाँ पे यही बताया गया है कि यदि कोई एक विधायक भी दल छोड़ देता है तो वही समस्या वापस से खड़ी हो जाती है, फिर से विश्वास मत प्राप्त करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बहुत सारे नेता हैं, यहाँ पे लिखा है होम मिनिस्ट्री, और ध्यान से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री के लोग हैं, अलग अलग मंत्रिमंडल के लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे कुछ पैसे टाइप का रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे डिमांड लिखा हुआ है, यानी कि लोग डिमांड कर रहे हैं फंड की, यानी ये नेता अपने अपनी मिनिस्ट्री से हैं और अपने लिए फंड की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, हमको ये समझ में आया पिक्चर को देख के। अब क्वेश्चन को देखते हैं, चित्र में कौन से नेता दिख रहे हैं, तो अलग अलग विभागों के नेता दिख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग विभाग के हैं। ये नेता यहाँ पे क्यों खड़े हैं, तो ये पैसे के लिए खड़े हैं, यानी कि इनको धन आवंटित हो जाए, फंड जो है वो मिल जाए ताकि वो उस फंड से अपने कार्य करवा सकें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे हमारे सामने मैप है, मैप को देखते हैं। द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत बताने हैं, तो ये देखिए द्विसदनात्मक विधायिका वाले प्रांत है। अब द्विसदनात्मक विधायिका क्या होती है, अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो आप जानते हैं, चैप्टर को नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, मान लीजिए कोई राज्य है, हर राज्य में चुनाव होते हैं, हर राज्य की अपनी सरकार तो होती है, तो वहां पे एक जो वहां की असेंबली होती है जिसको विधानसभा वगैरह कहा जाता है, तो ये तो एक सदन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ राज्य ऐसे होते हैं जिनमें 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा हो गई, दूसरा विधान परिषद हो गया। ठीक है, इसी को द्विसदनीय कहा जाता है, विधान परिषद। थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे द्विसदनीय विधायिका यानी 2 सदन है, एक का नाम विधानसभा है तो दूसरे का नाम विधान परिषद है, तो ये वो राज्य हैं। ठीक है, अब पेपर में कैसे आएगा, पेपर में पूछ लेंगे कि कोई 2 या कोई 4 ऐसे राज्यों को नक्शे में यानी मानचित्र में दर्शाइए जहां पे द्विसदनात्मक विधायिका है। तो आपको बिहार पता होना चाहिए, बिहार कहां पर है, कर्नाटक पता होना चाहिए, ठीक है, कर्नाटक कहां पे है, महाराष्ट्र पता होना चाहिए आपको कि महाराष्ट्र कहाँ पर है। ठीक है, इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश देख सकते हो यानी यूपी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप बिहार भी देख सकते हो, यूपी के बगल में बिहार है, तेलंगाना देख सकते हो आप। ठीक है, ये तेलंगाना हैदराबाद आपको इधर दिख जाएगा। तो ये वो ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है, तो आप इसको थोड़ा याद कर लेना, हो सकता है पेपर में पूछ ले। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, वॉकआउट नहीं आउट किए गए, यानी वॉकआउट नहीं करा बल्कि इनको भगा ही दिया है। भगाने का मतलब है सांसद को भगा दिया जाए, यानी उन्होंने कुछ गलत कार्य करा है, यानी कि कोई डिसिप्लिन तोड़ा है। तो क्वेश्चन है कि सदन से वॉकआउट करना क्या एक सही तरीका है, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि नेताओं को संसद में क्या करना होता है, वहां पे जाके बहस करनी होती है, चर्चा करनी होती है। अगर वो संसद ही छोड़ के वॉकआउट कर देंगे, संसद का बहिष्कार करेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, समस्या का समाधान नहीं खोजा जाएगा, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी गलत है ये। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष सदस्यों को सदन से किस आधार पे आउट कर सकता है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष है वो कैसे मतलब आउट कर सकता है, लोगों को वहां से सांसदों को भगा सकता है। तो मान लो अगर कोई सदस्य अनुशासनहीनता करता है, मान लो कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल करे, कोई बेमतलब में मतलब वहां बहसबाजी करे, सदन को चलने से रोके, ठीक है, ऐसा कोई करता है तो अध्यक्ष के पास पावर होती है, उसको सदन से बाहर करवा सकता है। नेक्स्ट है कि सदन सदस्यगण वॉकआउट जैसा व्यवहार क्यों करते हैं, अपना विचार प्रस्तुत करें, आपको बताना है। तो देखिए, किसी मुद्दे पे अगर मान लो समर्थन नहीं देना है तो अक्सर वो अनुशासनहीनता फैलाने के लिए वॉकआउट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो संसद में
सदन लग रहा है, चर्चा चल रही है, लेकिन विपक्ष चाह रहा है कि हमें बात ही नहीं करनी है, तो वॉकआउट कर देगा, तो कैसे काम चलेगा? तो ये एक तरह से अनुशासनहीनता फैलाने का भी प्रयास होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो यहाँ पे आपको हड़ताल लिखा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस का ये जो जिसमें हम चिट्ठी डालते हैं ये बना हुआ है, इसको जो भी कहा जाता है, लेटर बॉक्स कहा जाता है, सॉरी नाम याद नहीं आ रहा था। ऊपर लिखा है ऑर्डर ऑर्डर, डाक हड़ताल, कोर्ट ने हस्तक्षेप करा, यानी डाक हड़ताल हो रही है लेकिन कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करा। थोड़ा थोड़ा हमको समझ में आ गया कि क्या बात चल रही है। क्वेश्चन है कि ये जो चित्र है इसमें न्यायपालिका किस विषय पे हस्तक्षेप कर रही है? हड़ताल पे, क्योंकि जो डाक हड़ताल है इसलिए। न्यायपालिका के हस्तक्षेप से क्या लागू होता है? कहीं ना कहीं जनता की सुविधा के लिए करती है न्यायपालिका, ठीक है। फिर हस्तक्षेप करते हुए न्यायपालिका ने क्या निर्णय लिया? इन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित से संबंधित विभागों को हड़ताल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई विभाग, मान लो रेलवे है, कल को रेलवे हड़ताल कर दे, सब बोले हम रेल नहीं चलाएंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो जनता को कितनी असुविधा हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है जो जनता के लिए काम करने वाला विभाग होता है वो किसी भी तरीके से ऐसी हड़ताल ना करे जिससे कि जनता को नुकसान हो जाए, ठीक है। ये आपको बताया गया है। उपरोक्त चित्र में क्या दिखाया गया है? इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं, यानी कि कोर्ट जो है वो अगर बीच में आ रही है जनता की भलाई के लिए तो एक तरह से इसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे सारा खत्म हो जाता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आओगे तो वहाँ पे आपको मैप, कार्टून वगैरह भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वेबसाइट पे आपको फ्री में सब कुछ मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करें, ठीक है। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करूंगा, आप कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।